दोस्तों नमस्कार। देश के जिन 5 राज्यों में अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं दोस्तों, उनमें पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन उस पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी 2027 में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रही है। अब बीजेपी सरकार बनाती है, हंग असेंबली होता है, कैसा प्रदर्शन करेगी ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन जिस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब चुनाव को लड़ने का फैसला किया है दोस्तों, एक बड़ा आश्चर्य है। भारतीय जनता पार्टी के अलावे देश में कोई ऐसी राजनीतिक दल नहीं है दोस्तों जिस राज्य में वो सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, उस राज्य में वर्तमान में उसके मात्र 2 विधायक हैं। एक अश्विनी शर्मा और दूसरा होशियारपुर जिले की मुकेरियन विधानसभा सीट से जंगीलाल महाजन। मात्र 2 विधायक हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुआ था, उसमें मात्र 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सेकंड पोजीशन पर थे। यानी कुल 117 में से मात्र 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में उल्लेखनीय था। तो उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। प्रधानमंत्री उस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री पंजाब में थे, जालंधर में उन्होंने बड़े कार्यक्रम किए। किस बल पर बीजेपी ऐसा ख्वाब देख रही है दोस्तों? क्या है भारतीय जनता पार्टी की पंजाब की रणनीति? दोस्तों कई राज्य ऐसा भारतीय जनता पार्टी पहले भी कर चुकी है। अब पंजाब के बगल में है हरियाणा। याद रखिएगा, हरियाणा में 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उससे पहले हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के विधायक लगभग खत्म थे, कोई ताकत नहीं थी बीजेपी की। लेकिन 2014 में बीजेपी ने सत्ता में सरकार बना ली वहां। तो ऐसा परिवर्तन बीजेपी चमत्कार करने के लिए जानी जाती है। तो कौन जानता है 2027 में क्या होगा पंजाब में? तो लेकिन कुछ आधार तो है। हरियाणा में क्या हुआ था? हरियाणा में हुआ यह था दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई थी। रणनीति क्या थी बीजेपी की? बीजेपी की रणनीति थी कि वहां पर हरियाणा की सबसे मजबूत कास्ट जाट बिरादरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने गोलबंदी करवाया था। यानी जाट, उससे पहले क्या होता था कि हरियाणा में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपवाद छोड़ दीजिए, भजन लाल जैसा अपवाद छोड़ दीजिए, तो वहां हरियाणा में चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो चाहे विपक्ष का मुख्यमंत्री हो, कोई जाट ही मुख्यमंत्री बनता था। चाहे देवीलाल हो, चाहे वो बंसीलाल हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला हो, कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा कौन? कोई जाट ही। माने हरियाणा की राजनीति पर जाटों का एकाधिकार था। दोस्तों याद कीजिए, गुजरात नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले गुजरात की राजनीति में पाटीदार पटेल समाज, जो कि जैसे हरियाणा में जाट सबसे धनी सबसे मजबूत वर्ग है, नहीं, लगभग 30% की आबादी हरियाणा में जाटों की है, वैसे ही लगभग 25% की आबादी किसकी है? गुजरात में पाटीदार का। तो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पाटीदारों के खिलाफ गोलबंदी यानी एंटी पाटीदार राजनीति की शुरुआत किया बीजेपी ने। परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसके बाद से एक भी चुनाव हरियाणा में नहीं हारी, एक भी चुनाव गुजरात में नहीं हारी। यानी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी गैर जट सिख राजनीति को आगे बढ़ाएगी। और इसका संकेत प्रधानमंत्री ने दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को इशारों में पंजाब की जनता के समक्ष रखना शुरू कर दिया है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक पंजाब की सत्ता पर, पंजाब के संसाधनों पर
जैसे हरियाणा के जाटों का हरियाणा की सत्ता पर, हरियाणा के संसाधनों पर, जैसे गुजरात में गुजरात की सत्ता पर, गुजरात के संसाधनों पर केवल पाटीदारों का हक था, वैसे ही पंजाब में चाहे आप कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनवाइए, एक चरणजीत सिंह चन्नी अपवाद हैं, या आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाइए, या शिरोमणि अकाली दल को सत्ता दीजिए, ताकत तो जट सिख के पास ही होगा। दोस्तों, पंजाब में 25% आबादी है जट सिखों की, जिनके पास 90% से अधिक जमीन है पंजाब में। यानी 25% जट सिख जो पंजाब में है दोस्तों, इनके पास पंजाब की 90% सत्ता है। सत्ता यानी केवल मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद नहीं, पूरा संसाधन, धन, संपत्ति, सब कुछ, जमीन, जायदाद, पावर, ये 25% जो जट सिख है उन्हीं के पास है। चाहे वो भगवंत मान हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो प्रताप सिंह बाजपा हो, चाहे वो अमरिंदर सिंह वाडिंग हो, चाहे वो सुखबीर सिंह बादल हो, कोई भी हो, चाहे वो सिमरनजीत सिंह मान हो, चाहे वो अमृतपाल सिंह हो, ये सब के सब, चाहे कोई भी हो, सब जट सिख। और 75% आबादी पंजाब का, पंजाब में 34% आबादी दलितों की है। इनमें सिख दलित भी है और हिंदू दलित भी। लगभग पंजाब की आबादी में दलित जो आबादी है दोस्तों, 34% दलितों की आबादी है। इसमें बड़ी संख्या है रविदासिया समाज की। लगातार भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा दोस्तों, 1 फरवरी को जब रविदास जी महाराज की जयंती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे डेरा सचखंड बल्लान में, वहां संत निरंजन दास, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों को साधने का प्रयास कर रही है। 34% जो ये दलित आबादी है, जो रामदसिया समुदाय, दलितों में लगभग आप कह सकते हैं कि दलितों में एक बड़ी संख्या है रामदसिया समुदाय की। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में दलितों को साधने का प्रयास कर रही है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, दोस्तों याद होगा आपको, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब मुख्यमंत्री पद से कांग्रेस का आलाकमान हटा रहा था, तो सोनिया गांधी ने सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के बदले अंबिका सोनी को कहा था मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन अंबिका सोनी मुख्यमंत्री नहीं बनी, बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि पंजाब में किसी सिख को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने सुनील जाखड़, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने तरुण चुघ को बड़ी जिम्मेवारी दी है। भारतीय जनता पार्टी का अश्विनी शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष है प्रदेश के। भारतीय जनता पार्टी, देखिए दोस्तों, पंजाब की 38% हिंदू आबादी में बड़ी संख्या है जो कांग्रेस को वोट देती रही है। बीजेपी का प्रयास है कि जहां एक तरफ 34% दलितों को अपने पाला में लाया जाए, उसके लिए रविदास जी महाराज के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट की स्थापना, निरंजन दास को पद्मश्री से सम्मानित करना, उसके बाद जालंधर से वाराणसी के लिए रविदास जी महाराज एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत करना, और सब काम प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो बीजेपी के निशाने पर दलित, हिंदू वोटर, साथ ही ओबीसी पंजाब में लगभग 15 से 20% ओबीसी वोटर है। कोई चर्चा नहीं करता इनकी। तो इन ओबीसी वोटर्स को पंजाब में साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार नायब सिंह सैनी के माध्यम से, क्योंकि नायब सिंह सैनी बिरादरी से आते हैं, पंजाब में हिंदुओं में सैनी बिरादरी सबसे अधिक संख्या में है ओबीसी में। और पड़ोसी राज्य है, एक जमाने में हरियाणा पंजाब एक साथ हुआ करता था, हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। तो नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में रणनीति बनाने की जिम्मेवारी दी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पंजाब में नायब सिंह सैनी
के माध्यम से ओबीसी वोटर को साधने का लगातार प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर दलित, ओबीसी और गैर जट सिख वोटर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हो। ओबीसी, दलित और हिंदू वोटर के सहारे भारतीय जनता पार्टी पंजाब की राजनीति में जट सिखों का जो वर्चस्व है, उस वर्चस्व को वैसे ही चुनौती देती हुई आने वाले 6 महीने में दिखेगी दोस्तों, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में उदाहरण दिया मैंने। आज बिहार और उत्तर प्रदेश में भी लगातार राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी यदि सत्ता से बाहर है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं में सबसे बड़ी ताकतवर जाति, या बिहार में भी हिंदुओं में सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली जाति यादव के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण होता है। उनकी दबंगता, उनकी ताकत, उनके वर्चस्व के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अन्य जातियों का गोलबंदी कराती है, और इसी गोलबंदी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भी मिला है, बीजेपी को लगातार गुजरात में मिलता रहा है, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी मिला है, बिहार में भी मिला है। अब पंजाब में क्या होता है? बीजेपी जट सिख के खिलाफ गोलबंदी करा पाने में सफल होती है। 75% आबादी को 25% के खिलाफ आप बीजेपी की भाषा में कहेंगे तो बीजेपी जागरूक कर रही है, सत्ता में हिस्सेदारी दिलवा रही है, लेकिन बीजेपी के विरोधियों के अनुसार उनको आइसोलेट कर रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।